नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, इस समय हम चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो आज हम कुछ नवीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। हर दिन हम नवीन प्रश्नों को लेकर आते हैं। आप अपनी तैयारी को परखते रहिए। कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिए कि आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आप इस तरह से अपनी तैयारी को और परखते रहें। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे ही आप क्लास देखते हैं तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए और जितना हो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। बात करें DS एकेडमी के बैच की, तो DS एकेडमी का इस समय जो है TGT और PGT नेट JRF का बैच चल रहा है। जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, पेड प्रैक्टिस सेट है, 50 टेस्ट पेपर हैं। आप डेमो के लिए या अन्य जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9568802463। इस नंबर पे कॉल करके आप प्रैक्टिस सेट का डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं, और जिसमें हम आपको 50 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। बहुत ही नवीन प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? आपको बताना है कि ये जो उपन्यासकार हैं, इनमें कौन ऐसा उपन्यासकार है जो प्रेमचंद की परंपरा का है, यानी कि प्रेमचंद युगीन परंपरा का है। यशपाल जी हैं, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, अज्ञे जी हैं या जैनेन्द्र जी हैं? तो आप सभी को बता दें कि इसमें जो है यशपाल जी हैं। ठीक है, और इनके जो उपन्यास हैं, अगर हम बात करेंगे यशपाल जी के, तो आपको देखने को मिलेंगे दादा कामरेड, झूठा सच 2 भागों में है, देशद्रोही, दिव्या, ये जो हैं इनके उपन्यास हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा जीवनी परक उपन्यास नहीं है? आपको बताना है कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखे हुए ये चारों जो है उपन्यास है, आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नूपुर। इसी के साथ में अब ये चारों जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर के हैं, लेकिन इनमें से एक उपन्यास ऐसा है जो जीवनी परक नहीं है, यानी कि 3 उपन्यास जो इनमें है वो जीवनी परक हैं। तो इनमें कौन सा उपन्यास नहीं है? वो है आपका सुहाग के नूपुर जो है ये आपका जीवनी पर आधारित नहीं है। बाकी जो उपन्यास हैं इनके, ये जो है आपका जीवनी परक उपन्यास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। आपको बताना है आपका बंटी जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? ये उपन्यास आपका बंटी 1970 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन लिखा किसने था? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा या मृणाल पांडे? तो आपका बंटी जो उपन्यास है ये लिखा है आपके मन्नू भंडारी जी ने। मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है। इसमें अगर बात करें तो बंटी जो है, अजय बत्र, बंटी की जो है इसमें बहुत ही बाल मनोवैज्ञानिक ये जो है उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कैसे एक दंपति का जब विच्छेद होता है, तलाक होता है, उस पर आधारित ये उपन्यास है। तो उसका प्रभाव बंटी पर क्या पड़ता है, ये इसमें मन्नू भंडारी जी ने बड़ी आत्मीयता के साथ दिखाने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि जो नई कहानी आंदोलन है उसमें इनमें से कौन से कहानीकार हैं जो शामिल नहीं हैं? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडे या मोहन राकेश? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मार्कंडे जी नहीं हैं। ठीक है, अगर आप इनको याद रखना चाहें तो कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं और मोहन राकेश हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? आपको बताना है कि महत्वाकांक्षा
का मोती जो है वो निष्ठुर था कि सीपी में पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। ये जो कथन लिया गया है, ये लिया गया है आपके चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक की अगर हम बात कर लें तो ये जो है 1931 ईस्वी का इनका नाटक है, बहुत चर्चित नाटक है। इसमें ये कथन कहा गया है। इसमें भी अगर बात करें तो विदेशियों से भारत का जो संघर्ष है और उस संघर्ष के बाद जो इसमें एक मुख्य जो बिंदु उठाया गया है, जो थीम उठाई गई है, वो है भारत की विजय की, इसमें चित्रित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? आपको बताना है कि ये जो 4 आलोचक हैं, इनमें से कौन से आलोचक रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा आपका वी विकल्प, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क निबंध संग्रह के रचनाकार हैं या निबंधकार हैं? आपको बताना है कि विचार और वितर्क निबंध के निबंधकार कौन हैं? कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे, प्रभाकर माछवे। तो विचार और वितर्क जो निबंध संग्रह है, इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विचार और वितर्क जो है निबंध संग्रह लिखा है। विचार और वितर्क जो निबंध है वो इनका है। बाकी अगर बात करें तो और भी इनके निबंध जो है हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा निबंध है जो डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, निबंध संग्रह जो डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। तो बात करें विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, विचार के क्षण, तो इनमें से कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो विचार के क्षण, विचार के क्षण अगर बात करें किसका है तो ये है विजयेंद्र स्नातक का। विजयेंद्र स्नातक का निबंध संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? आपको बताना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो विचारधारा है वो कौन सी है? आलोचना के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी, अंतश्चेतनावादी, ऐतिहासिक या मार्क्सवादी। तो जो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं ये मार्क्सवादी आलोचक हैं या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित जो है रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, वयम रक्षामा। तो इसमें कौन सा जो है उपन्यास वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? इसमें जो डी उपन्यास है, डी विकल्प है, वयम रक्षामा, ये किसका है? तो ये है चतुरसेन शास्त्री जी का। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, ये शास्त्री जी का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? महाभोज ये तो पता चल गया है आपको कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी जी का नाटक भी है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि ये कैसा उपन्यास है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है या आंचलिक है। तो महाभोज जो है मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? ये एक राजनीतिक उपन्यास है। बी विकल्प इसमें सही होगा, राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, और इसमें बहुत जघन्य राजनीति इसमें जो है मन्नू भंडारी जी ने दिखाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास के उपन्यासकार हैं। आपको बताना है कि रुकोगी नहीं राधिका ये किसका उपन्यास है?
दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत या उषा प्रियमवदा। रुकोगी नहीं राधिका, ये एक विदेशी संस्कृति पर प्रवासी भारतीयों की जो मानसिकता है उस पर आधारित है। जो राधिका होती है वो कैसे विदेश चली जाती है और फिर वहाँ पे की जो कल्चर होती है उसमें अपने आप को लिप्त कर लेती है और उसके बाद में फिर स्वदेश लौटने का भी प्रयास करती है। तो ये जो है रुकोगी नहीं राधिका, ये आपके उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सिक्का बदल गया कहानी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि सिक्का बदल गया ये जो है विभाजन पर आधारित उपन्यास है। आपको बताना है, वो क्षमा कीजिएगा, सिक्का बदल गया जो कहानी है ये विभाजन पर आधारित है और 1948 की कहानी है। बताना है कि किसकी है। शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। तो सिक्का बदल गया जो कहानी है ये कृष्णा सोबती जी की लंबी कहानी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि ये जो नाटककार हैं इनमें ऐतिहासिक नाटककारों के रूप में सबसे ज़्यादा किसको प्रसिद्धि प्राप्त है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरीशचंद्र। इसमें जो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं वो आते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनके नाटकों में अगर बात करेंगे तो सज्जन, कल्याणी, करुणालय, ठीक है, ये सब, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं। लहरों के राजहंस जो नाटक है उसके नाटककार कौन है, आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भीष्म शाहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लहरों के राजहंस जो नाटक है ये आपके मोहन राकेश जी का है। ठीक है, मोहन राकेश जी का ये नाटक है लहरों के राजहंस। अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1963 में हुआ था, लेकिन संशोधित होकर फिर ये 68 में भी इसका प्रकाशन हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। आपको बतानी है कि यहाँ पे 4 आत्मकथा दे रखी हैं, इनमें से कौन सी आत्मकथा का भाग हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर, सहचर है समय, वसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसमें जो सहचर है समय ये रामदरस मिश्र की है। रामदरस मिश्र जी की ये जो है आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बात करें तो भक्तमाल के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। सुंदरदास, अग्रदास, नाभादास या कृष्णदास। ये आप सभी का सही होगा। ये इसके हैं भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो हमारे सामने नाभादास जी आते हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल। ठीक है, और इसमें जो है 200 कवियों का वर्णन जो है इसमें किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है। आपको बताना है कि कौन पाश्चात्य आलोचक है जिसने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। प्लेटो, अरस्तु, मैथ्यू अर्नाल्ड, वर्ड्सवर्थ। तो काव्य को जीवन की आलोचना कहने वाले जो पाश्चात्य आलोचक हैं, नेट के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये हैं आपके मैथ्यू अर्नाल्ड। मैथ्यू अर्नाल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपको बताना है कि कला जो है वो कला के लिए होती है, ये सिद्धांत किसने दिया है, किस पाश्चात्य आलोचक ने दिया है। कौन है? कॉलरिज,
क्रोचे, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ। तो ये जो कथन दिया है पाश्चात्य आलोचकों में, ये दिया है आपके क्रोचे महोदय ने। क्रोचे महोदय का कहना है कि कला कला के लिए है। ये सिद्धांत जो है क्रोचे महोदय ने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करता है। किस पाश्चात्य आलोचक के द्वारा जो है काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करता है? कौन है वो पाश्चात्य आलोचक काव्य शास्त्री? अरस्तु, इलियट, रिचर्ड्स या वर्ड्सवर्थ। तो काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहने वाले हमारे इलियट महोदय हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इलियट महोदय ने किया है कि काव्य का प्रयोजन जो है या काव्य का जो उद्देश्य है, ठीक है, या रचना की जो है आंतरिक जो प्रेरणा शक्ति है, ये प्रयोजन किसने कहा है? तो ये कहा है, ये जो प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, ये कहा है आपके इलियट महोदय ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? किस आचार्य का कहना है कि जो वर्ण सौंदर्य है वो सभी अलंकारों से ऊपर है? ऐसा कहने वाले कौन है? भामा जी, दंडी जी, रुद्रट जी या आनंदवर्धन? तो इसमें जो है वो भामा जी हैं। भामा का कहना है कि जो वर्ण सौंदर्य है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो अलंकारों से भी ऊपर है, अलंकारों से भी बढ़ के है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? अगर सीधी सीधी बात की जाती है यहाँ पे, तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि सूरदास ने किस रचना में अपनी वंश परंपरा का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है कि किस कृति के अंत के पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो रचना महत्वपूर्ण होगी वो होगी आपकी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपने वंश वृक्ष यानी कि अपने वंश का परिचय दिया है। उसमें इनका जो नाम आता है सूरदास का, वो आता है सूरजदास, और ये बताते हैं कि ये चंदवरदाई के वंशज हैं। ठीक है, ऐसा प्रमाण मिलता है इस रचना के अनुसार साहित्य लहरी के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? आपको बताना है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोज की, भामा की, वामन की या पतंजलि की? सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो ये जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा राजा भोज की। राजा भोज की रचना है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, और इसी में गुर्जरी अपभ्रंश जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है और साहित्य शब्द का भी प्रयोग मिलता है पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? अगर बात करें तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है, अगर आप मात्राएं लगा के देखेंगे तो भी इसमें जो है आपकी 16 मात्राएं आएंगी। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी, इसमें 16 मात्राएं जब रहेंगी तो ये क्या बनेगा? दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इस पंक्ति में चौपाई छंद है। आप मात्राएं लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खिलाफत उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि खिलाफत जो है ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? रामदरस मिश्र, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, गोविंद मिश्र। तो खिलाफत जो उपन्यास है ये 2019 का है। किसका? तो गोविंद मिश्र जी का। गोविंद मिश्र जी को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान तीनों प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 प्रश्नों में आज कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इसी के साथ में जिन भी बच्चों को टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ
और प्रैक्टिस सेट बहुत ही नवीन है। जो बच्चे लेना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं 9568802463 पे। और प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप इसी नंबर पे, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों का स्तर बहुत ही ऊंचा है। आप डेमो टेस्ट पेपर भी देख के अनुमान लगा सकते हैं। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो इसी नंबर पे कॉल करके डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं। और जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पेड बैच, तो वो भी इसी नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे। आशा है कि आप लोगों को कुछ प्रश्न बहुत नए मिले होंगे। बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसी के साथ में जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप शेयर करते रहिए, ताकि आपके मित्रों का भी रिवीजन होता रहे प्रश्नों के साथ में, और आपका भी रिवीजन प्रतिदिन होता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ताकि हम प्रश्नों का स्तर और आगे बढ़ाते चलें। ठीक है, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी का धन्यवाद।